Hello everyone, I am CA Chaitanya Bhavkar and I welcome all of you to the CA Foundation Business Economics. So बच्चों हमने चैप्टर 3 का यूनिट 1 यानी कि प्रोडक्शन स्टार्ट किया है और उसके अंदर हम लोग देख रहे थे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या जिसका दूसरा नाम था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ओके, चलिए तो इसका ऑलरेडी इस लॉ का एक वीडियो अपलोड हो चुका है इसके पहले, जिसके अंदर हमने लॉ देखा था और एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट इनके फॉर्मूले देखे थे। जैसे आपको कुछ एवरेज प्रोडक्ट दिया हुआ है और आपको टोटल प्रोडक्ट निकालने को बोला है, या फिर मार्जिनल प्रोडक्ट दे दिया है और आपको टोटल प्रोडक्ट निकालने को बोला है, या फिर टोटल प्रोडक्ट दे के आपको एपी या एमपी, ऐसा वो जो सारे फॉर्मूले थे जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं वो हमने ऑलरेडी देख लिए। ये सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई सडनली ये वीडियो देखने को आ गया तो उसको पता चलना चाहिए कि ये वीडियो एग्जैक्टली किस चीज़ का बन रहा है। ओके, एक बार मैं आपको कंटेंट की शीट बता दूं। ये 3.1.1 से लेके 3.1.6 इतना पार्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका है। इसके सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन तक की वीडियो अपलोडेड है। और 3.1.7 जो है लॉज ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वर्सेस रिटर्न्स टू स्किल, इसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का भी हमारा एक वीडियो अपलोड हो चुका है इसके पहले, बराबर। चलिए फिर आज स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर हमने क्या क्या देखा था, उसके अंदर हमने लॉ देखा है, लॉ क्या बोलता है, और उसका टेबल बनाया था एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट उसका, और उसके मैथमेटिकल फॉर्मूलेज भी देखे थे। चलिए फिर एक नया हेडिंग डालिए आज, रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। यहां पे जो हम रिलेशनशिप देखने वाले हैं ये मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे हम बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। सर ये बिहेवियर वगैरह क्या है बच्चों, ये टेबल देखो एक बार, ठीक है। ये टेबल देखो, मैं क्या करता हूँ इसमें से, ये बहुत क्लटर्ड हो गया ना, अपन इसमें से एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट को कॉपी कर लेते हैं, इसको एक जगह लेके चलते हैं अपन। यहाँ पे आप ये दो चीजें ऑब्जर्व करो, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। देखना शुरुआत के अंदर जैसा ये जो 100, 105 और 110 यहां तक जो है, यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है। जब एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है तब मार्जिनल प्रोडक्ट की हालत देखो क्या है, ये 100, 105 से भी ज्यादा है। जब ये बढ़ा 100 से 105 पे गया तो मार्जिनल प्रोडक्ट 100 से 110 पे गया, मतलब उससे ज्यादा बढ़ गया। एवरेज प्रोडक्ट बढ़ा +5 से, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ गया +10 से। फिर एवरेज प्रोडक्ट और बढ़ा 110 हो गया, तब मार्जिनल प्रोडक्ट उससे भी बढ़ गया, वो 120 हो गया। अरे क्या ध्यान में आपको,
तो जब एवरेज प्रोडक्ट बढ़ता है, जब वो राइज हो रहा है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट उससे भी ज्यादा होते हैं। ये 105 है, ये 110 है, ये 110 आ गया, ये 120 हो गया, मतलब जैसे इनकी कंपटीशन लगी हुई। जब एवरेज प्रोडक्ट सेम है, जैसे 110 का 110 ही रहा, तो देखो मार्जिनल प्रोडक्ट भी इक्वल है, 110 110। जब एवरेज प्रोडक्ट नहीं बढ़ा ना, यहाँ पे भी 110 है, यहाँ पे भी 110 है, जब एवरेज प्रोडक्ट नहीं बढ़ा तब क्या हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट भी उतना ही रहा, 110 110 सेम है, बराबर। उसके बाद में क्या हो गया, देखो एवरेज प्रोडक्ट गिर रहा है अभी, 110 से 104, फिर 100, फिर 95.8, फिर 90, फिर 83.34, ऐसे। इस टाइम पे मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेसर देन दैट। मजे की बात देखो, ये 104 पे गया, ये 6 से गिरा, -6, ये गिर गया सीधा सीधा -30 से, ये और 4 से गिरा, ये लगभग इक्वल है अभी, बट इससे कम, 100 से कम है, लेकिन गेटिंग मी, आपने को रिलेशन किसका देखना है, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में। ये जब 95 हुआ, 100 से और गिरा, ये 95 से और कम है, ये 70 है। ये जब 90 गया और कम हुआ, ये 90 से और कम है, ये 50। गेटिंग मी? तो देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको, 100 से 105, 105 से 110, यहां पे एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है, करेक्ट, इसके बीच में एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है। यहां पे देखो मार्जिनल प्रोडक्ट इज मोर देन एवरेज प्रोडक्ट, सॉरी गलत निकाला, मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट, यहां पे भी मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट। जब एवरेज प्रोडक्ट सेम है, 110 110, तब एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट, मतलब एवरेज प्रोडक्ट जब बढ़ेगा नहीं, जब वो कांस्टेंट हो जाएगा, एट दैट टाइम मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट। और जब एवरेज प्रोडक्ट गिरने लगेगा, यहां से वो गिर रहा है, करेक्ट, यहां से वो गिर रहा है, ये सब जगह पे एवरेज प्रोडक्ट विल बी लेसर देन, सॉरी एवरेज प्रोडक्ट विल बी मोर देन मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट उससे छोटा हो जाएगा। ठीक है, हटाओ मैं इसको अभी। इसको मैं और यहाँ पे साइड में ले लेता हूँ। यहाँ पे लेबर का नंबर ऑफ लेबर लिख लेते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ लेबर, नंबर ऑफ लेबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, चलो रिलेशनशिप लिखो। पहला रूल लिखो, व्हेन एपी यानी कि एवरेज प्रोडक्ट इज राइजिंग, एमपी विल बी ग्रेटर देन एपी, एमपी हमेशा ग्रेटर रहेगा एपी से। यहाँ पे कौन सा स्टेज है, यहाँ पे स्टेज, नंबर ऑफ लेबर कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ लेबर 2 and 3, या ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, जब 1 से 2 पे बढ़े और 2 से 3 पे गए, तब देखना, 1 से 2 पे हुए एवरेज प्रोडक्ट बढ़ा, 2 से 3 पे गए एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ गया, वापस बढ़ा, दोनों भी सिचुएशन में देखना मार्जिनल प्रोडक्ट इज मोर देन एवरेज प्रोडक्ट। जब नंबर ऑफ लेबर 2 है, करेक्ट, 2 के इस पे एवरेज प्रोडक्ट कितना है, सॉरी पहले मार्जिनल प्रोडक्ट लिखो, मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है, देखो 2 पे मार्जिनल प्रोडक्ट 110 इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट कितना है 105। जब लेबर 3 है, तब मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है 120 which is greater than average product at when 3 labors were there and it was 110। ठीक है, ये आ गया पहला रिलेशन। दूसरा लिखो, when AP is constant,
एपी इज कांस्टेंट, यहाँ पे कॉमा डाल दो, कॉमा एमपी विल बी इक्वल टू एपी। ये कब हो रहा है, ये कौन से स्टेज पे हो रहा है, एट 3 लेबर, सॉरी 3 से 4, 3 से 4 पे जब जा रहे हो तब क्या है, एपी कांस्टेंट है, करेक्ट। जब 4 लेबर है तब एमपी कितना है, 110 इज इक्वल टू एपी 110। तो 3 से 4 पे जब गए आप तो 3 पे भी एवरेज प्रोडक्ट था 110, चौथे लेबर पे भी एवरेज प्रोडक्ट कितना है 110। ऐसे टाइम पे मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट 110, ठीक है। एंड द लास्ट वन लिखना थर्ड व्हेन एपी इज फॉलिंग, एपी इज फॉलिंग, जब एवरेज प्रोडक्ट गिर रहा होगा एट दैट टाइम एमपी विल बी लेसर देन एपी। यहां पे कौन सी स्टेज है बच्चों, 5th लेबर ऑनवर्ड्स, ये यही स्टेज है पूरी, ठीक है। तो 5वें पे देखो क्या हो रहा है, 5वें लेबर पे मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है 80 इज लेसर देन एवरेज प्रोडक्ट है। एवरेज प्रोडक्ट कितना है 5वें पे, एवरेज प्रोडक्ट कितना है बोलो, देखो टेबल पे देखो, एवरेज प्रोडक्ट 5वें पे 104, तो एवरेज प्रोडक्ट से मार्जिनल प्रोडक्ट कम है। 8th पे देखो, 8वें पे देखो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है 50 इज मच लेसर देन द एवरेज प्रोडक्ट। 8वें पे एवरेज प्रोडक्ट कितना है 90। सो जब एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा होगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट उससे भी बढ़िया होगा। एक तरीके से इनके बीच में कंपटीशन है, जैसे घर पे भी होता है ना, कभी कभार 2 भाई होते हैं उनके बीच में कंपटीशन होती है, तू जो करेगा मैं भी वही करूंगा। तो मार्जिनल प्रोडक्ट कॉम्पीट कर रहा है किससे, एवरेज प्रोडक्ट से। वो एवरेज की पूछता है तू बढ़ेगा क्या, बोल तू बढ़ेगा क्या। अगर तू बढ़ेगा तो मैं तुझसे ज्यादा बढ़ूंगा, मैं तुझसे ज्यादा रहूंगा कभी भी। अगर तू कम होगा तो मैं तुझसे भी कम होगा। एवरेज प्रोडक्ट बोलता है फिर मैं अगर कांस्टेंट आ दूं तो क्या करेगा, बोले फिर मैं तुझसे इक्वल रहूंगा। समझ आ रहा है, जिस डायरेक्शन में एपी जा रहा है एमपी उससे ज्यादा कर लेता है। सिंबॉलिकली अगर मुझे लिखना है इसको तो बहुत ही आसान है, याद रखने के लिए भी आसान होगा। पहला रूल है, एपी अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तब एमपी विल बी मोर देन एपी। एपी अगर कांस्टेंट है तो एमपी विल बी इक्वल टू एपी। और एपी अगर गिर रहा है ना तो एमपी क्या करेगा, अब इससे कॉम्पीट करेगा। तू गिर रहा है ना, मैं तुझसे ज्यादा गिरूंगा, करेक्ट। एमपी क्या बोलते, तू गिर रहा है ना भाई तो मैं तुझसे भी ज्यादा गिरूंगा, एमपी विल बी लेसर देन एपी। आया ध्यान में, जो एपी करेगा एमपी वही करेगा लेकिन उससे ज्यादा करेगा, याद रखना। एपी जो करेगा एमपी वही करेगा, डायरेक्शन वही रहेगा लेकिन उससे ज्यादा। एपी गिरेगा, एमपी बोलेगा मैं तुझसे ज्यादा गिरूंगा, मैं तुझसे छोटा रहूंगा। एपी बोलेगा मैं बढ़ूंगा, एमपी बोलेगा मैं तुझसे ज्यादा बढ़ूंगा। ध्यान में आ गया, ये तो हो गया रट्टम पट्टी। लॉजिक अगर समझना है आपको तो मैं 2 मिनट में समझा दूं, समझा अच्छी बात है, नहीं समझा छोड़ दो, रटना मारो। लेकिन अगर लॉजिक समझता है तो फिर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं यहां पे एक ब्रैकेट बनाता हूं, यहां पे लिखते लॉजिक। लॉजिक, ये पार्ट समझा, बहुत अच्छी बात, नहीं समझा छोड़ दो। इंटेलिजेंट जो बच्चे होंगे उनके लिए ये बहुत सही होगा, उनको मजा आएगा इससे। देखो एक लेबर मिलके ना, एक लेबर अकेला 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करता है। ऐसे टाइम पे टीपी भी 100 है, एपी भी 100 है, क्योंकि 100 डिवाइडेड बाय 100। एमपी यानी कि प्रोडक्शन ड्यू टू 1 एडिशनल लेबर 100 ही, सब 100 है, 100 100 100। जब 2 लेबर आ गए, अब अगर दूसरा लेबर भी 100 का ही प्रोडक्शन करता है, मान लो पहला 100 का कर रहा है, दूसरा भी 100 का ही करता है, तो टोटल प्रोडक्शन 200 का होगा। यहां पे भी एवरेज 100 ही रहेगा। क्यों 100 रहा पता है एवरेज यहां पे,
एवरेज यहाँ पे 100 इसलिए रहा क्योंकि नया जो लेबर आया ना, उसने उतना ही प्रोडक्शन किया जितना पहले कर रहा था। जो पहला लेबर जितना प्रोडक्शन कर रहा था उतना ही एडिशनल प्रोडक्शन उसने किया। उसकी वजह से क्या हुआ, एमपी इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट। उसके कारण एवरेज प्रोडक्ट भी सेम रहा क्योंकि सेम प्रोडक्शन किया उसने। अगर 100 इतने बार भी ऐड करो आप, 10 लेबर है, 10 लोगों ने 100 का प्रोडक्शन किया, तो क्या होता है, एवरेज एट दैट 100 ही आएगा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लो दूसरा वाला लेबर आया और उसकी वजह से अगर ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, पहले कितना कर रहा था, पहला 100 का, दूसरे ने किया 110 का, अभी देखना एवरेज तो बढ़ेगा, एवरेज बढ़ेगा लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा, 110 नहीं हो जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि पहले वाला तो अभी भी 100 ही कर रहा है ना, पहले वाला लेबर अभी भी 100 कर रहा है, दूसरे ने 110 किया, तो एवरेज बढ़ेगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो कितने से बढ़ेगा, 210 बाय 5 वो हो जाएगा एक, सॉरी 5 क्यों, 210 डिवाइडेड बाय 2 वो हो जाएगा 105। तो एवरेज 100 का हो गया 105। रुको एक सेकंड, यहां से आएगा वो, 100 का हो जाएगा 105। तो एवरेज बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ गया ना। समझ आ रहा है क्या आपको, जो एडिशनल लेबर आया उसने एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किया, उसके कारण क्या हो गया, मेरा एवरेज बढ़ गया। बट कभी भी एवरेज इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा जितना नए आदमी ने आके प्रोडक्शन किया, उतना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एवरेज मतलब क्या, सारे यूनिट्स को इक्वल करना है ना मुझे। तो मैं 100 और 110 इसको इक्वल करना है, तो मैं बीच में, इसके बीच में आता हूँ 105 पे इसको इक्वल करता हूँ। तो इसके लिए एवरेज बढ़ता है बट इतना नहीं बढ़ता। तो इसके लिए क्या होता है, एमपी जब एवरेज बढ़ता है तो एमपी उससे ज्यादा रहता है कभी भी, क्योंकि उसको अपनी तरफ खींच रहा है। वही अगर 110 की जगह ये 90 रहा, 90, अब क्या होगा, इसने नए आदमी ने आके कम प्रोडक्शन किया ना, पुराना वाला 100 का प्रोडक्शन कर रहा था, नए आदमी ने आके 90 का ही किया। अब क्या होगा, 190 डिवाइडेड बाय 2, ये इट विल बी 95। मतलब देखो एवरेज गिर गया, 100 से गिरा एवरेज, करेक्ट, 100 से 95 पे गया, वो गिर गया, लेकिन इतना नहीं गिरा, 90 नहीं हुआ, क्योंकि पहला वाला तो अभी भी 100 कर ही रहा है ना, उसका भी तो इफेक्ट रहेगा ही। तो सीधा सीधा 90 पे जाएगा क्या, वो नहीं जाएगा, वो गिरेगा लेकिन इतना ज्यादा गिरेगा नहीं। इसके कारण क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट एक्चुअली कम हो रहा है या बढ़ रहा है, इसका रीजन क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट करंट एवरेज से ज्यादा है, यानी कि मान लो तीन लेबर मिलके 300 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे, तो एवरेज प्रोडक्ट कितना आएगा, 100 आएगा, बराबर। अब ये तीन में से पहला कितना कर रहा है, दूसरा कितना कर रहा है, तीसरा कितना कर रहा है, वो अपने को कोई पता नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं है। जो चौथा लेबर है, फोर्थ लेबर, उसने आके, अभी तीनों सिचुएशन कंसिडर करेंगे, उसने आके एवरेज प्रोडक्शन जितना हो रहा था उसके पहले एग्जैक्टली उतना ही अगर प्रोड्यूस किया, तो क्या हो जाएगा, 300 प्लस 100, 100 यानी कि 400 का प्रोडक्शन होगा डिवाइडेड बाय 4 लेबर, यानी कि एवरेज प्रोडक्ट सेम ही रहेगा। ये बात समझी, तीन लेबर का एवरेज था 100, नया लेबर आया चौथा, उसने भी 100 का ही प्रोडक्शन किया, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट, उसका मार्जिनल प्रोडक्ट 100 ही। तो अगर एवरेज प्रोडक्ट के इतना ही अगर उसने प्रोडक्शन किया, मार्जिनल प्रोडक्शन की हुआ, तो एवरेज प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि चौथा आदमी है उसने भी 100 का किया, 400 डिवाइडेड बाय 4 करो, एवरेज प्रोडक्ट 100 ही आएगा, एवरेज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर मुझे एवरेज बढ़ना चाहिए मेरे लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चौथे लेबर का प्रोडक्शन ज्यादा रहना चाहिए, तब जाके मेरा एवरेज बढ़ेगा। तो मान लो चौथा जो लेबर है, फोर्थ लेबर, वो 300 प्लस 140, 140 का किया उसने। अब पहले तीन मिला के कितना कर रहे थे, 300 का, यानी कि एवरेज 100 का, चौथे ने आके 140 का कर दिया, मतलब 440 हो गया वो। डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो अभी एवरेज प्रोडक्ट कितने का आया, अभी आया 110, क्योंकि 440 डिवाइडेड बाय 4 110। तो एवरेज प्रोडक्ट बढ़ तो गया, बट सीधा सीधा 140 होगा क्या बच्चों, नहीं ना, क्योंकि पहले के तीन लोग 100 का ही कर रहे। एक तरीके से एवरेज मतलब होता क्या है, चारों को इक्वल करना है, बराबर। जब मुझे चारों को इक्वल करना है तो देखो, पहले वाले ने 100 का किया, दूसरे वाले ने 100 का किया, तीसरे वाले ने, अच्छा 1000 हो गया, तीसरे वाले ने भी 100 का किया,
चौथे ने 140 का किया, मुझे क्या चाहिए, सबका इक्वल रहे। मैं क्या बोलता हूँ, इसको मारता हूँ मैं चौथे को, पिटता हूँ इसे, चल तेरा प्रोडक्शन वापस कर, उससे कुछ प्रोडक्शन छीन लेता हूँ। कितना छीनता हूँ मैं, इसको मैं क्या बोला, तूने जो इसको मैं बोलता हूँ कि तेरा जो 140 का प्रोडक्शन है उसमें से 10 इसको दे दे +10, 10 इसको दे दे +10, 10 इसको दे दे +10, इससे क्या हो जाएगी -30। तो सबके पास अभी कितने बचेंगे, 110 110 110 110। तो ये जो 10-10 देने लगा है ना मैंने इसको, इसके कारण क्या हुआ, भले ही इसका प्रोडक्शन 140 है बट एवरेज प्रोडक्ट 140 नहीं आएगा, एवरेज प्रोडक्ट 110 आएगा। लेकिन बात को समझो मेरे, इसके पहले एवरेज प्रोडक्ट 100 आ रहा था, लेकिन अभी एवरेज बढ़ गया है ना, क्योंकि इसने अपने 140 में से 10-10 सबको दे दिए। तो सबको अगर 10-10 दिए उसने, तो क्या हो जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट बढ़ गया, क्योंकि सबका 10-10 से प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। ये लॉजिक आ गया समझ में। अभी देखो, अभी चौथा लेबर आया ना, इसने क्या किया, पहले के लोग 300 का प्रोडक्शन करते थे, इसने ऐसा मानते हैं कि इसने 80 का ही प्रोडक्शन किया, सिर्फ इसने 80 का ही प्रोडक्शन किया, नहीं 80 नहीं, 60 का प्रोडक्शन किया है इसने। थोड़ा सा इफेक्ट बड़ा आएगा, जल्दी ध्यान में आएगा। अभी कितना हो गया ये, 300, 360, 360 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि अभी एवरेज प्रोडक्ट आएगा 90। अब 90 क्यों आ रहा है ये पता है क्या, अब 90 क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो शाम में मैनेजर ने पूछा भाई तुमने कितना प्रोडक्शन किया, पहला बोलता है मैंने 100 का किया, दूसरे को पूछा तूने कितना किया भाई, उसने बोला मैंने भी 100 का, तीसरे को पूछा तूने 100 का, चौथा बोलता है मैंने 60 का किया। अब मैनेजर बोलता है इनको कि भाई वो फ्रेशर है, वो नया आदमी है, उसको नहीं पता है इतना जल्दी जल्दी काम कैसे करने का, तुम उसको थोड़ी हेल्प करो। बोले कैसी हेल्प करे, ये बंदे ने बोला इसको तू 10 यूनिट दे दे, +10 कर दिया इसने, इसके -10 हो गए। इसको बोला कि तू भी +10 दे दे इसको, ठीक है, ये भी +10 दे रहा है, इसके भी -10 हो गए। इसको बोला तू भी क्या कर, इसको 10 यूनिट दे दे तेरे, इसके भी -10 हो गए। अल्टीमेटली इसके पास बचे 90, इसके पास भी बचे 90, इसके पास भी बचे 90, और ये जो 60 हुआ ये भी हो गया 90। अब क्या हो गया समझ आ रहा है आपको, नए आदमी ने बहुत ही कम किया प्रोडक्शन, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट उतना नहीं गिर गया, उसने 60 का ही किया, बट एवरेज प्रोडक्ट सीधे सीधे 60 पे नहीं आता, क्योंकि पहले तीनों ने तो 100-100 का ही किया ना अभी भी। समझ आ रहा है क्या, पहले तीनों ने उतना ही किया 100-100 का, तो वहां पे तो 300 हो ही रहा था। तो उन्होंने क्या किया, अपने में से कुछ पार्ट इनको दे दिया, तो अभी सबके पास कितने बचे, 90 यूनिट। तो इसके लिए एवरेज प्रोडक्ट जो है पहले, तो अभी समझो 3 लोगों ने 100-100 करके रखा है, चौथा आके अगर 140 का करेगा तो 140 में से इनको +10 हो जाएंगे। लेकिन चौथा आगे अगर 60 का ही करेगा, चौथा आके अगर 60 का ही करेगा, तो ये लोग इनको देंगे, तो इनके सबके -10 हो जाएंगे। तो इसके लिए मार्जिनल प्रोडक्ट अगर बढ़ के आया तो एवरेज प्रोडक्ट बढ़ता है, मार्जिनल प्रोडक्ट अगर गिर गया तो एवरेज प्रोडक्ट भी कम होता है। तो आप ये बात समझ रहे हो कि मार्जिनल प्रोडक्ट अगर एक्स्ट्रा है तो एवरेज प्रोडक्ट बढ़ेगा, उतना नहीं बढ़ेगा। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट 140 है तो एवरेज सीधा सीधा 140 नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो 140 वाले को अपने में से 10-10 यूनिट पहले वाले को देने पड़ेंगे ना। और अगर मार्जिनल प्रोडक्ट एकदम कम हो गया, 60 हो गया, तो एवरेज प्रोडक्ट सीधा सीधा 60 पे नहीं आएगा, क्योंकि पहले वाले जो 100-100 यूनिट बना रहे हैं वो अपने में से 10-10 यूनिट इसको देंगे। समझ आ रहा है क्या, समझा तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, ये तो छोड़ दो इसको, चलेगा। चलो, तो आपको याद ये रखना है अल्टीमेटली कि जब मार्जिनल प्रोडक्ट होगा, मतलब एवरेज प्रोडक्ट जब बढ़ता है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट उससे भी ज्यादा रहता है हमेशा। क्यों ज्यादा होता है उसका लॉजिक हमने अभी अभी देख लिया। और अगर एवरेज प्रोडक्ट कम हो रहा होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है वो उससे भी कम होता है। मैं इसको डिलीट कर देता हूं, सो प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है।
ग्राफ बनाना है इसका। ये एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट है, और जो टोटल प्रोडक्ट है इसका एक ग्राफ भी बनता है। चलो नीचे हेडिंग डालो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलो यहाँ पे नंबर ऑफ लेबर रहेगा, नंबर ऑफ लेबर। यहाँ पे रहेगा टीपी, फिर एमपी, और रहेगा एपी। नंबर ऑफ लेबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। और यहाँ पे प्रोडक्शन लिखते हैं अपन। कितना है टोटल प्रोडक्शन का हाईएस्ट पॉइंट कितना है? 750 तक जा रहा है नहीं, तो लगभग लगभग 800 तक अपने को बनाने पड़ेंगे। तो ये आ गया 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 एंड 800। ये आ गया अपना ग्राफ। अब देखना, पहले यूनिट पे देखो टोटल प्रोडक्ट कितना है 100, दूसरे पे 230, तीसरे पे 330। ठीक है, पहले पे 100, दूसरे पे 210, 200 के थोड़ा सा ऊपर रहेगा ये, तीसरे पे 330, तो 300 के भी ऊपर रहेगा ये थोड़ा सा, 330। फिर देखो चौथे पे कितना है, चौथे पे 440 है, पांचवे पे 520 है। चौथे पे 440 मतलब एकदम 400 की लाइन के ऊपर 500 की लाइन के बीच में रहेगा 450, करेक्ट। ये बीच में एग्जैक्टली 450 रहेगा, तो बीच से थोड़ा सा नीचे रहेगा 440। ये यहाँ पे आएगा 440, थोड़ा राइट में हो गया, यहाँ पे आएगा 440। फिर आएगा 520, फिर ये आएगा 600। ठीक है, अब देखना सातवें पे कितना है, सातवें पे है 670, छठे पे 600 हो गया, सातवें पे 670, फिर आठवें पे 720, सातवें पे 670 मतलब 700 भी, 700 से भी कम रहेगा अभी, 670। फिर आठवें पे 720, मतलब यहाँ पे आएगा 720। नौवे पे 750, दसवें पे भी रहेगा 750, और 11वें पे रहेगा 740, मतलब इससे भी कम, बराबर। चलो इसको कनेक्ट करते हैं।
और यहाँ से फिर वो गिरना चालू कर देगा, टोटल प्रोडक्ट कर्व ही गिरना चालू कर देगा, बराबर। इस कर्व का नाम है टीपी, टोटल प्रोडक्ट। चलो अब निकालेंगे अपन एवरेज प्रोडक्ट। चलो एवरेज प्रोडक्ट देखो कितना है, 100, 150, 110, 110। याद रखो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग पॉइंट 100 पे रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट ये रहेगा 100, फिर दूसरे पे 110, फिर तीसरे पे भी नहीं, दूसरे पे 105 है ना, सॉरी 105 में, इसको एकदम इसके नजदीक लेते हैं इसको, 105, तीसरे पे 110, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं इसको, चौथे पे 110 ही शायद, हाँ 110, फिर पांचवे पे 104, चौथे पे सेम है 110, पांचवे पे 105, 104, फिर छठे पे कितना है, छठे पे 100 एग्जैक्ट है, सातवें पे 95 के करीब करीब, छठे पे फिर से 100, अब गिरना चालू हो गया, सातवें पे 95, ये यहाँ पे रहेगा, आठवें पे 90, नब्बे पे 83, आठवें पे 90, बहुत ही छोटा सा गैप से नीचे आएगा ये, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, नब्बे पे 83, दसवें पे 75, ठीक है, और 11 पे 67, मतलब एकदम इसके करीब हो जाएगा, तो ये ऐसे करेक्ट होगा। एकदम ये धीरे धीरे गिर रहा है, देखो एवरेज प्रोडक्ट जो है वो तो धीरे धीरे गिरता है। अब देखना मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट देखो पहले 100 है, फिर 110, फिर 120, पहले ये भी 100 ही है, फिर ये है 110, ये ऊपर आएगा, फिर ये है 120 और ऊपर, फिर कितना है, फिर एग्जैक्टली 110 और फिर 80, यहाँ पे एग्जैक्ट है, ये पॉइंट पे एग्जैक्ट है सेम 110, फिर 80, मतलब इससे भी नीचे 80, फिर 80 के बाद में कितना है, फिर से 80, 70, 50, फिर ये आता है 80, फिर ये आता है 70, फिर ये 50, एग्जैक्टली बीच में जा रहे हैं दो, 50, 50 के बाद में 30, 50 के बाद में 30, यहाँ पे एकदम गिर के नीचे आ गया, फिर जीरो पे गया, और जीरो के बाद में फिर -10, देखो ये इसके भी नीचे आ गया, 11वें पे ये यहाँ पे आ गया -10। चलो इसको कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से देखो यहाँ पे इक्वल हो गया, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे इक्वल हो गया, देखो नंबर 4 पे, और फिर उसके बाद में वो इससे भी नीचे गिर गया, अभी ये और गिर गया, यहाँ से और नीचे, फिर और नीचे, फिर और नीचे, फिर इसको गया जीरो पे गया, और उसके बाद में जीरो से भी कम पे गया, ठीक है। तो ये रेड वाला कौन सा है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट, स्काई ब्लू वाला कौन सा है अपना, स्काई ब्लू वाला एवरेज प्रोडक्ट, करेक्ट, और ब्लैक वाला था टोटल प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट एक टाइम तक बढ़ता ही, करेक्ट,
ये देखो टोटल प्रोडक्ट तो ज्यादातर बढ़ता ही, फिर वो ऐसे पॉइंट से गिरना चालू होता है। देखो ये पॉइंट से इसने गिरना चालू किया, यहां से इसके आगे गिरा हो। इसको अगर मैं सीधा खींचू तो यहाँ पे देखो, एक मिनट, इसको अगर मैं सीधा खींचता हूं तो आपको ध्यान में आएगा यहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट 0 को टच किया है। यहां समझ आ रहा है कि आपको, जब 10 लेबर है, 10 लेबर जब है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट 0 को टच किया है। उस टाइम पे टोटल प्रोडक्ट जो है वो टॉप पे आ गया इधर में। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट टचेस 0, टोटल प्रोडक्ट इज एट टॉप। और जब मार्जिनल प्रोडक्ट निगेटिव चला जाएगा तब टोटल प्रोडक्ट गिरना चालू हो जाएगा। गेटिंग मी और नॉट? ये और एक रिलेशन जो इसके पहले हमने एपी और एमपी के बीच में रिलेशन देखा ना, ये और एक टीपी और एमपी के बीच में। जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट ये पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर कुछ भी रहने दो, फिर वो एपी से ज्यादा रहने दो, एपी के उतना रहने दो या एपी से कम रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जब तक पॉजिटिव है तब तक टोटल प्रोडक्ट बढ़ते रहेंगे। और जैसे ही मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट विल बी एट द टॉप। और जब टोटल प्रोडक्ट द टॉप है, मार्जिनल प्रोडक्ट एट 0 है, उसके नेक्स्ट लेवल पे मार्जिनल प्रोडक्ट चला जाएगा निगेटिव पे और टोटल प्रोडक्ट गिरना चालू हो जाएगा। अभी तक टोटल प्रोडक्ट गिर नहीं रहा था, फिर वो टोटल प्रोडक्ट भी गिरना चालू हो जाएगा। और यहां पे देखो रिलेशन, देखो ये देखो ये एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है ना, एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है, मार्जिनल उससे भी बढ़ा है, मार्जिनल उसके ऊपर, ये देखो ये रेड लाइन मार्जिनल की, ये इसके ऊपर। जैसे एवरेज प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया, मार्जिनल इसको टच कर दिया यहाँ पे एग्जैक्टली सेम। और उसके बाद में जैसे एवरेज ने गिरना चालू कर दिया, वैसे मार्जिनल उससे भी नीचे आ गया, मार्जिनल उससे भी नीचे आ गया। तो सिर्फ एक हमारा रिलेशन लिखना बाकी है, वो लिख लो फटाफट। इसको मैं फिर से ब्लैक कर देता हूं। In the relationship between total product and marginal product लिखो फर्स्ट, when marginal product is equal to 0, तब क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट इज हाईएस्ट, टोटल प्रोडक्ट इज हाईएस्ट। और दूसरा, when marginal product is negative, TP starts falling, TP starts falling। और तीसरा जो नॉर्मल की जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव है तब तक टीपी बढ़ रहा है, वो तो सिंपल सबको पता ही है। व्हेन एमपी इज राइजिंग, टीपी इज ऑल्सो राइजिंग। एमपी राइजिंग नहीं, सॉरी, एमपी इज पॉजिटिव नंबर, सॉरी। व्हेन एमपी इज पॉजिटिव, व्हेन एमपी इज पॉजिटिव, TP is also, TP is rising, also की जरूरत नहीं है, TP is rising, TP is rising। ये वो सिंपल है, टीपी और एमपी का वो सिंपल है, क्योंकि देखो 3 लोग मिलके 300 का प्रोडक्शन कर रहे हैं, 3 लोग मिलके 300 का कर रहे हैं। आप चौथे ने आके 160 का करने दो या 40 का करने दो या 20 का करने दो या 10 का करने दो, एडिशनल प्रोडक्शन तो है ही ना। तो 300 में ऐड ही होगा, 300 प्लस 10 होगा या फिर 20 होगा या फिर 40 होगा, 50 होगा, 160 होगा, 280 होगा, जो भी होगा, लेकिन वो 300 में ऐड होगा। जब तक 300 में ऐड हो रहे तब तक टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा ही। जब 300 में कुछ भी ऐड नहीं होगा, मतलब 300 प्लस 0 होगा, प्लस 0 कब होगा, व्हेन एमपी 0, तब ये टॉप पे रहेगा। अब इसके बाद में बढ़ेगा नहीं, टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा नहीं। उसके बाद में क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट निगेटिव हो जाएगा, फिर
मार्जिनल प्रोडक्ट प्लस ये -10 हो जाएगा, तब ये जाएगा 290 पे, तो टोटल प्रोडक्ट गिरना चालू हो जाएगा। कब टोटल प्रोडक्ट गिरना चालू हो गया? जब मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी निगेटिव। ठीक, समझ आ गया आपको? सिंबॉलिकली अगर मैं लिखो इसको तो MP इज इक्वल टू 0, TP हाईएस्ट। ठीक है, MP इज निगेटिव, टोटल प्रोडक्ट फॉलिंग, एंड MP इज पॉजिटिव, ये PT हो गया, TP इज फॉलिंग, PT नहीं, TP इज फॉलिंग, TP इज राइज। ध्यान में आ गया आपको? और यहां पे ग्राफ के बाजू में लिख लो when AP curve is upwards, is rising upward, MP curve is above AP curve। ठीक है, दूसरा when AP curve when AP curve is going downwards, MP curve is below AP curve, below AP curve। और तीसरा लिखो अच्छा नहीं तो एक काम करो, इसको मत लिखो, एक काम करो मैं बोलता हूँ आपको, एक सेकेंड। ऐसे लिखो when AP curve is going upward, MP curve is above AP curve। दूसरा लिखो आफ्टर दैट MP curve intersects AP curve। और तीसरा लिखो when AP curve is going downwards, AP curve is going downwards, MP curve is below AP curve। ठीक है, सो देखो यहाँ पे जब AP बढ़ रहा है तो MP उसके ऊपर, फिर यहाँ पे हुआ इंटरसेक्शन, और फिर जब AP ने गिरना चालू किया तो MP उससे भी नीचे। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि MP कर्व ये मैग्नेट की जैसे, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व इज लाइक अ मैग्नेट। जब वो ऊपर है तब वो AP को अपनी तरफ खींच रहा है ऊपर की तरफ, फिर वो जाके AP को टच करता है, फिर वो जब AP के नीचे जा रहा है तो फिर से वो AP कर्व को अपनी तरफ खींचता है, फिर AP कर्व आता है नीचे। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व जो है वो एक तरीके से मैग्नेट की जैसा, मैग्नेट, M से मैग्नेट याद हो, मैग्नेट जिस तरफ जाता है उस तरफ आयरन को खींचता है अपनी तरफ, बराबर। मैग्नेट जिस तरफ जाएगा आयरन को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे मैंने अगर कुछ इसके लोखंड के छोटे छोटे टुकड़े अगर रख दिया और मैं उसके ऊपर से अगर मैग्नेट घुमाया मैंने,
तो वो मैग्नेट क्या करेगा, वो टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लेगा। वैसे मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व जो है वो एवरेज प्रोडक्ट कर्व को अपनी तरफ खींच लेता है। तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व ऊपर होता है तो वो एवरेज को अपनी तरफ खींचता है, तो एवरेज खींचने की वजह से एवरेज और ऊपर 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 की तरफ जाता है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व नीचे जाता है तो वो और फिर एवरेज को अपनी तरफ खींचता है, तो एवरेज प्रोडक्ट कर्व धीरे धीरे इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन। आया ध्यान में? तो इस तरीके से ये रिलेशंस बनते हैं। अभी ये जो लॉ, इसके अंदर अपने को एजम्पशंस देखना बाकी है और उसके स्टेजेस देखना बाकी है। ठीक है, तो अभी हम एजम्पशंस देखते हैं इस वीडियो के, मतलब इस वीडियो में एजम्पशंस देख लेंगे एंड उसके बाद में देन वी विल स्टॉप। ओके, चलिए। सो ये रिलेशनशिप हमने देख लिया, हमने एपी एमपी के बीच में भी रिलेशनशिप देख लिया है, हमने टीपी और एपी के बीच में भी रिलेशनशिप्स देख लिया है, और एपी और एमपी के बीच में भी सारे हो गए हमारे, राइट। चलो, सो नाउ राइट द assumptions of the law. एजम्पशन शुरू करने से पहले फिर से एक बार मैं लॉ बता दूं आपको कि आपके जो इनपुट है उसका अगर एक एक यूनिट आप बढ़ाते जाओ तो शुरुआत में आपका प्रोडक्शन बढ़ता है, उसके बाद में वो कांस्टेंट होता है और उसके बाद में वो गिरने लगता है। सो द लॉ स्टेट्स दैट द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय वन एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट, वन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट विल स्टार्ट डिमिनिशिंग आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट। तो यहाँ पे मेन फोकस है कि एक टाइम के बाद में आपका आउटपुट गिरने वाला है, इट इज गोइंग टू डिमिनिश, कम कम होने वाला है। हमेशा ये बढ़ते नहीं रहेगा, हमेशा ये कांस्टेंट भी नहीं रहेगा, एक टाइम के बाद में ये गिरने वाला है। करेक्ट। तो ये इस लॉ का एजम्पशंस क्या है कि किस एजम्पशंस के बेस पे ये लॉ वर्क करता है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला एजम्पशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली अगर देखो ना तो ये एजम्पशन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। लिखो मेरे साथ, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। क्यों ये एजम्पशन की क्या जरूरत पड़ गई हमें बच्चों? अगर 4 लेबर है, 4 मशीनरी है, रॉ मटेरियल है, उसके साथ में आप जितना प्रोड्यूस कर पाते हो, अगर आपने ऐसी मशीन खरीद ली जिसके अंदर टेक्नोलॉजी बहुत बेहतरीन है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ेगा ना भाई। प्रोडक्शन कम कब होगा? आप बाकी फैक्टर्स आपके फिक्स्ड है और आपके सिर्फ इनपुट बढ़ रहा है। कौन सा इनपुट बढ़ रहा है? आपका लेबर बढ़ रहा है। उस केस में क्या होगा, एक टाइम तक प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसके बाद में प्रोडक्शन गिरेगा। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया कि टेक्नोलॉजी बदल गई, मान लो सिंपल एग्जांपल लो, सबसे पहले मतलब बहुत पुराने टाइम पे टाइपराइटर हुआ करते थे, शायद आप लोगों ने देखे भी नहीं होंगे, वो 1999 के पहले ही थे, शायद 2000 के पहले ज्यादा फेमस थे। 2000 के बाद में आईटी ने इतना बूम ले लिया, धीरे धीरे टाइपराइटर्स को रिप्लेस कर दिया गया कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप से। तो जब टाइपराइटर थे तो टाइपराइटर पे जो काम करने वाला बंदा है उसको अगर तुमने कंप्यूटर दे दिया तो ऑब्वियसली उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, हाँ या ना? तो वहां पे प्रोडक्शन कम होने का काम ही नहीं है, वहां पे तो प्रोडक्शन बढ़ने ही वाला है। एंड दैट इज व्हाट दिस एजम्पशन इज कि भैया स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी वो जो है वो सेम। अगर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी सेम नहीं रहती तो ये लॉ वर्क नहीं करता था। अगर टेक्नोलॉजी आपने बेटर बना दी, नई मशीनरीज आ रही है, बेटर टेक्नोलॉजी वाली मशीनरीज आ रही है, रॉ मटेरियल कुछ अगर चेंज होके आ रहा है, जैसे एक एग्जांपल के लिए पहले फर्नीचर वुडन में बनता था, फिर फाइबर भी आने लग गया, मेटल का भी बनता है अभी, तो अभी वो एक पीवीसी शीट्स आते हैं उसके अंदर भी बनने लग गया। तो हर एक का काम करने का तरीका अलग रहेगा, उसका स्पीड कम ज्यादा हो सकता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज सेम या कॉन्स्टेंट, वो चेंज नहीं हो रही। द सेकेंड इंपॉर्टेंट एजम्पशन इज कुछ तो ऐसा फैक्टर होना चाहिए जो फिक्स्ड है। ऑब्वियसली ये लॉ ही शॉर्ट रन का है, और शॉर्ट रन का इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक ही यही है कि कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल। सो एटलीस्ट वन शुड बी फिक्स्ड, एटलीस्ट वन शुड बी वेरिएबल, मोर देन दैट इज अलाउड। More than one can be fixed, more than one can be variable, but at least one should be variable and at least one should be fixed. Correct? So second assumption is at least one factor should be fixed.
एटलीस्ट वन फैक्टर या एटलीस्ट वन इनपुट, जो भी आप बोलना चाहो, बात एक ही है, एटलीस्ट वन इनपुट is fixed. You cannot increase its quantity. Increase its quantity. ठीक है, कम से कम एक यूनिट जो है आपका, वो यूनिट नहीं, कम से कम एक इनपुट जो है वो आपका फिक्स होना चाहिए। तीसरा एग्जाम्पशन, the law will not work, the law will not work in those situations, where inputs have to be used in fixed proportion, जहां पे इनपुट फिक्स प्रोपोर्शन में यूज करने की जरूरत है, वहां पे लॉ वर्क नहीं करेगा। मीन्स व्हाट, आपके पास 15 लोग हैं, 15 लोग हैं आपके पास, 15 पीपल। इनको आपको ऑटो रिक्शा से कहीं लेके जाना है, ऑटो रिक्शा से कहीं लेके जाना है। एक रिक्शा में 3 लोग बैठते हैं, आपको कितने रिक्शा लगेंगी? 5 रिक्शा लगेंगी। आप बोलेंगे बॉस मैं रिक्शा तो नहीं बढ़ा सकता सडनली, बट मैं ड्राइवर बढ़ा देता हूँ। मैं एक की जगह 2 ड्राइवर लेता हूँ एक रिक्शा के लिए, यानी कि मैं 10 ड्राइवर ले लेता हूँ। सॉरी, 5 लगेगी आपके पास, ऐसा मान लो 3 ही रिक्शा है। हाँ, ये थोड़ी गड़बड़ हो गई। सो 15 लोग है, एक रिक्शा में 3 लोग बैठते, ड्राइवर छोड़ के पैसेंजर्स। तो आपके पास है लेकिन 3 ही रिक्शा, आपको चाहिए 5। तो आप बोल रहे कि मैं ये 2 रिक्शा सडनली तो नहीं बढ़ा सकता ना, मेरे पास 3 ही है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एडिशनल ड्राइवर्स ले लेता हूँ। मैं 3 ड्राइवर्स की जगह मैं 6 ड्राइवर ले लेता हूँ। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, उल्टा, और एक पैसेंजर कम बैठेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शन फिक्स्ड है, एक रिक्शा एक ड्राइवर, राइट। 2 ड्राइवर आने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ऐसी सारी सिचुएशंस में ये लॉ वर्क नहीं करेगा ऑब्वियसली। आप अगर कहीं ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ पे कंप्यूटर से लैपटॉप से, वहां पे एक लैपटॉप पे एक बंदा काम करता है, वहां पे और एक बंदा आपने लगा भी दिया तो और क्या उखड़ लेगा, करेक्ट। हाँ, ऐसा कुछ अगर है कि कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट्स है, कुछ डेटा एंट्री करनी है, एक जन बोल रहा है दूसरा एंटर कर रहा है, ऐसा कुछ काम है, तो हाँ वहां पे फर्क पड़ सकता है। बट पूरा काम कंप्यूटर पे ही, तो बाजू वाला बंदा सिर्फ बैठ के उसको डिस्टर्ब करने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। सो फिक्स प्रपोर्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फिक्स्ड आउटपुट, फिक्स्ड इनपुट की बात नहीं कर रहे। ये नहीं बोल रहे कि सारे के सारे इनपुट्स फिक्स्ड है, ये बोल रहे कि इनपुट यूज करना है तो आपको फिक्स प्रोपोर्शन में करना पड़ता है। मतलब 3 रिक्शा है तो 3 ड्राइवर लगेंगे, 5 रिक्शा है तो 5 ड्राइवर लगेंगे, 10 रिक्शा है तो 10 ड्राइवर लगेंगे। आप इनपुट्स बढ़ा सकते हो, बट वो जो आप बढ़ा रहे हो ना इनपुट्स, दैट हैज टू बी इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन। तो अगर वैसा है तो फिर ये लॉ वर्क नहीं करेगा। गेटिंग मी? चलो दूसरा, चौथा, दूसरा नहीं, फोर्थ वन, ये मैं मिटा देता हूँ। अगर आपको लगता है कि याद नहीं रहेगा तो वहां पे बाजू में लिख लो एग्जाम्पल रिक्शाज एंड ड्राइवर्स, ऐसा कुछ नोटिंग के लिए। और चौथा लिख लो कि वी आर, मतलब हियर वी आर फोकसिंग only on quantity, of inputs and output, and not on profitability, not on profitability.
और मॉनिटरी बेनिफिट्स। मॉनिटरी बेनिफिट्स तो प्रॉफिटेबिलिटी या मॉनिटरी बेनिफिट्स पे अपन ध्यान नहीं दे रहे ऑब्वियसली। एक एग्जांपल के लिए वहां पे ऊपर हमने जो टेबल बनाया वहां पे देख लो, एक बंदा मिलके 100 का प्रोडक्शन कर रहा है, दूसरा मिलके 110, मतलब यानी कि टोटल ही देख लेते हैं, काम करना टोटल लिखते हैं। हाँ यहाँ पे तो दो मिलके 210, तीन मिलके 330, चार मिलके 440, पांच मिलके 520, छह मिलके 600। यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है आपका, बट हो सकता है आप ज्यादा यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल लगेगा आपको, हो सकता है शिफ्ट में काम करना पड़ेगा, हो सकता है आपको ज्यादा खर्चा आएगा ये सब चीजों में, और उसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम होने का चांस है। गेटिंग में हो सकता है आपके तीन बंदे आराम से काम कर रहे हैं, 330 यूनिट बना रहे, यहाँ तक ठीक है। उसके आगे अगर आप बढ़ाते हो तो रॉ मटेरियल आप एक सप्लायर से नहीं ले सकते, आपको दूर से लाना पड़ता है, उसको आसपास में मिलता नहीं आपके, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जा रही है। शिफ्ट में काम करने की वजह से आपकी फैक्ट्री की ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ सकती है, क्योंकि रात में अगर शिफ्ट में काम कर रहे हो आप, सिक्योरिटी गार्ड ज़्यादा लगेंगे, रात में काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लग रही है। सो खर्चा जितना बढ़ रहा है उसके प्रोपोर्शन में हो सकता है इनकम ना बढ़े, दैट इज पॉसिबल। बट यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे उसकी, हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात यहाँ पे नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इनपुट्स एंड आउटपुट्स की बस। हाँ या ना? मैं जो बोल रहा हूँ इसके एग्जैक्टली उल्टा भी हो सकता है। देखो 6 बंदे मिलके 600 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, 10 बंदे मिलके 750, मतलब 4 लेबर बढ़ा रहे हो आप, 150 ही यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। बट हो सकता है आपको रॉ मटेरियल जो परचेस करना है अभी वो बल्क में परचेस करना है, तो बल्क में परचेस करते टाइम पे आपको डिस्काउंट मिल जा रहा है। भले आपका प्रोडक्शन पर पर्सन प्रोडक्शन कम हो रहा है, लेकिन बल्क डिस्काउंट की वजह से रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो रही है। एनीथिंग कैन हैपन, सडनली प्रॉफिट बढ़ ज्यादा है या प्रॉफिट कम है, कुछ भी हो सकता है। बट द बेसिक थिंग इज वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट प्रॉफिट्स, वी आर थिंकिंग ओनली अबाउट इनपुट एंड आउटपुट। हाँ या ना? समझ आ रहे? चलो, तो यही 4 एजम्पशन थे हमारे। ओके एक बार फिर से पढ़ लो, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट, एट दिस वन इनपुट मस्ट बी वेरिएबल, दिस लॉ विल नॉट वर्क इन दो सिचुएशंस वेयर इनपुट्स हैव टू बी यूज्ड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, एंड द फोर्थ वन वी आर फोकसिंग ऑन इनपुट्स एंड आउटपुट्स, उसकी क्वांटिटेटिव वैल्यू पे, एंड नॉट ऑन मॉनिटरी वैल्यू, नॉट ऑन मॉनिटरी बेनिफिट्स, नॉट ऑन प्रॉफिट्स। तो हम पैसों पे यहाँ पे फोकस नहीं कर रहे, हम फोकस कर रहे कि कितना प्रोडक्शन कर सकते हो आप उस पे। हाँ या ना? चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं एंड देन वी विल स्टॉप दिस वीडियो। सबसे पहले मुझे आप बताएंगे एपी और एमपी, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, क्या है उसका रिलेशनशिप? बोलो मुझे, बोलो जब एवरेज प्रोडक्ट बढ़ता है तब मार्जिनल प्रोडक्ट उसके ऊपर होता है या नीचे, उससे ज्यादा होता है या कम? बोलो जल्दी जल्दी बोलो, चलो फटाफट फटाफट फटाफट, कमॉन कमॉन कमॉन। जब एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा होता है तब मार्जिनल प्रोडक्ट उससे ज्यादा होता है या कम? यस ऑब्वियसली ये उससे ज्यादा होता है। जब एवरेज प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तब मार्जिनल प्रोडक्ट उसको टच करता है, मतलब उसके एग्जैक्टली इक्वल रहता है। करेक्ट, कर्व उसको इंटरसेक्ट करता है, मतलब नंबर के इस पे देखोगे आप तो इट इज इक्वल। When average product is constant, marginal product is equal to average product, and when average product is falling down, marginal product is below, yeah, it is lesser than the average product. Correct, simple relationship है। हाँ या ना? बराबर। एंड मुझे ये बताइए टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टोटल प्रोडक्ट हाईएस्ट कब होता है बच्चों? व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज हाईएस्ट, जब मार्जिनल प्रोडक्ट किसको टच करता है? एक्स एक्सिस को, या फिर वो जीरो होता है, जिसको आप बोल सकते हो इट इज जीरो। है या ना? मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व जब एक्स एक्सिस को टच करता है, या मार्जिनल प्रोडक्ट इन नंबर्स जब जीरो होता है, तब टोटल प्रोडक्ट होता है उसके टॉप पे, सबसे हाईएस्ट पे। और जैसे ही मार्जिनल प्रोडक्ट निगेटिव हो जाता है तो टोटल प्रोडक्ट गिरना चालू करता है। तब तक टोटल प्रोडक्ट हमेशा बढ़ते ही जाता है। सो मार्जिनल प्रोडक्ट सिर्फ पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, मार्जिनल प्रोडक्ट सिर्फ पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, वो एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा रहे, एवरेज प्रोडक्ट के इतना रहे, या एवरेज प्रोडक्ट से कम रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्जिनल प्रोडक्ट जब तक एक पॉजिटिव नंबर है तब तक टोटल प्रोडक्ट ये बढ़ता ही है, बढ़ता ही है, बढ़ता ही है। और वो तब तक बढ़ता है जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो नहीं हो जाता। और जब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो से आगे जाता है, यानी कि निगेटिव में हो जाता है, तब टोटल प्रोडक्ट गिरना चालू हो जाता है। हाँ या ना?
और हमने फॉर्मूले देखे थे कुछ। अगर मेरे पास एवरेज प्रोडक्ट है और मुझे पूछा गया है टोटल प्रोडक्ट निकालो, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा एवरेज प्रोडक्ट को बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द इनपुट, तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल प्रोडक्ट। उसके एग्जैक्टली उल्टा, अगर टोटल प्रोडक्ट है और मुझे एवरेज प्रोडक्ट पूछा गया है, तो मैं क्या करूंगा, उसको डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट्स। गेटिंग मी? अगर मार्जिनल प्रोडक्ट है अपने पास, मान लो चार, पहले जो चार यूनिट्स ऑफ इनपुट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसके मार्जिनल प्रोडक्ट अगर दिए हुए और टोटल पूछा है, तो क्या करेंगे अपन, उसको ऐड कर देंगे, राइट। अगर मुझे टोटल प्रोडक्ट दिया कि भाई चौथा मतलब चार लेबर मिलके 500 का प्रोडक्शन कर रहे और 5 लेबर मिलके 580 का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो पांचवें लेबर का मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है, तो व्हाट फॉर्मूला आई विल यूज, टोटल प्रोडक्ट ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट्स, यानी कि 5 लेबर का मिलके प्रोडक्शन 580 माइनस 4 लेबर का मिला के प्रोडक्शन 500, यानी कि पांचवें लेबर का एडिशनल प्रोडक्शन है 80 यूनिट, 80 यूनिट्स। तो इस टाइप से मैं ये फॉर्मूलेज भी यूज करूंगा। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट वही है जिसपे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, एक तो फॉर्मूलाज न्यूमेरिकल्स, और दूसरा पार्ट है आपके रिलेशनशिप बिटवीन एपी एमपी एंड टीपी। ओके, तो अभी इस लॉ का सिर्फ एक ही पार्ट बचता है अपना, स्टेजेस। गेटिंग मी? 3 स्टेजेस इसके अंदर, तो वो स्टेजेस जो है अपन वो देखेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। भी काफ़ी बड़ा बन चुका है ये वीडियो ऑलरेडी, सो वी विल सी द स्टेजेस ऑफ रिटर्न्स इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।